वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबको पता है कि हाइड्रोजन एक गैस है और हाइड्रोजन के बारे में केमिस्ट्री में हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर कुछ स्पेशल चीज़ सब इसमें आएगा। जो टॉपिक्स अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सब है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, दूसरा फिर डाई हाइड्रोजन और उसका दो चीज़ है ऑकरेंस और आइसोटोप्स। एक और चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स और तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इतना टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, तो आपको पीरियोडिक टेबल का एक अगर व्यू दिखाएं हम तो पीरियोडिक टेबल में सबको पता है कि इधर जो है सो हम लोगों के पास होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इधर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इधर डी ब्लॉक और इधर एफ ब्लॉक। और जनरली जो मोस्ट फेमस पीरियोडिक टेबल सब आपके पास होगा उसमें एस में जैसे कि 1 और 2 होता है तो यहाँ हाइड्रोजन आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गया क्या कि पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 है, तो कुछ लोगों ने हाइड्रोजन को इधर 17 में भी रखना शुरू किया। तो दो जगह हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हो रहा था, मेंडलीफ के समय भी और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने हाइड्रोजन का दो जगह पोजीशन बताया कि हो सकता है, या तो ग्रुप 1 में भी हो सकता है या तो ग्रुप 17 में भी हो सकता है। और दोनों जगह होने का लोगों ने अपना अपना जो है सो व्यू भी बताया। जैसे ग्रुप 1 में रखने का क्या क्या जो है सो ये है, उसको हम लोग अगर देखें तो ग्रुप 1 में रखने का क्या क्या पॉइंट है। तो पहला तो लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन का आप देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का होता है 1s1 और उसके नीचे जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो 1s2, 2s1, सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पोटासियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो सबके लास्ट में आपको S में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, S1, S1, S1। तो इस तरीके से लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हाइड्रोजन का है वो तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम और आगे भी रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से मैच करता है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 विथ अल्कली मेटल्स। दूसरा पॉइंट लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन का अगर आप आयन चेक करें, तो हाइड्रोजन बनाता है H+ आयन, जैसे लिथियम बनाता है Li+ आयन, सोडियम बनाता है Na+ आयन। तो इस तरह से हाइड्रोजन एक पॉजिटिव आयन बनाता है, जैसा लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब एक पॉजिटिव आयन बनाता है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें जो है सो जैसे लिथियम के सॉल्ट्स का या सोडियम के सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा? कैथोड पे। वैसे ही हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। तो ये एक सपोर्ट में लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन को इन सबों के साथ ही रखा जाना चाहिए। फिर जो हाइड्रोजन का ग्रुप 1 में रखने का लोगों का ये था पॉइंट था वो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना? +1 होता है और लिथियम, सोडियम, पोटासियम का कितना? तो उन सबों का भी +1 होता है। तो ये सारा पॉइंट्स था जो कि सजेस्ट कर रहा था कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा जाना चाहिए। लेकिन फिर आगे कुछ लोगों का ये विचार था कि नहीं, हाइड्रोजन को आप ग्रुप 1 में नहीं ग्रुप 17 में रखेंगे। ग्रुप 17 में रखने का सबसे पहला सा जो है सो क्या लॉजिक था उसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर हाइड्रोजन रखते हैं, इसके बगल में है हीलियम, हाइड्रोजन के नीचे आप रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इधर आता है हीलियम के बाद नियन, आर्गन और क्रिप्टन। इन सबों का एटॉमिक नंबर देखिए तो ये 2 होता है, ये 10 होता है, 18 होता है, ये 36 होता है, इसका 1 होता है, 9 होता है, 17 होता है, 35 होता है। तो लोगों ने कहा कि देखिए जैसे नोबल गैस के बगल में जो हैलोजन है उसमें कितना कम है एटॉमिक नंबर? 1। अगर यह 10 है तो ये 9 है, 1 कम है। ये 18 है तो ये 17 है, 1 कम है। ये 36 है तो ये 35 है, 1 कम है। वैसे ही हीलियम से 1 कम तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अपने बगल वाले नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम रखे हुए हैं और इस हिसाब से हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में रखा जाना चाहिए। ये पहला सपोर्ट में लोगों ने कहा ग्रुप 17 में कि हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन कम है अपने नियरेस्ट नोबल गैस से, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 17। दूसरा पॉइंट उन लोगों का क्या था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है
और फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लोरीन ब्रोमीन भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। हाइड्रोजन नोबल गैस के साथ मैच करता है, ये भी बताया कि नोबल गैस के बगल में है तो हैलोजन में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर बताया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी हाइड्रोजन विथ मेटल्स होता है, हाइड्रोजन विथ मेटल्स होता है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी तो होता है। तो -1 होता है तो फिर ये हैलोजन्स के साथ मैच करता है। फिर अगला पॉइंट बताया कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और जो ग्रुप 1 है उसमें आपने रखा हुआ है एल्कली मेटल्स को, तो मेटल्स के बीच में एक नॉन मेटल को आप नहीं रख सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इस हिसाब से फिर हाइड्रोजन ग्रुप 17 के साथ भी बहुत अच्छे से जो है सो मिक्स हो रहा है। तो ये अब कन्फ्यूजन है। इसके अलावा एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बाद में लोगों को पता चला वो ये कि हाइड्रोजन आयन, अगर हम लोग हाइड्रोजन आयन का देखें तो हाइड्रोजन आयन का साइज़ जो है सो करीब 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर होता है। अब इतना छोटा सा ये है और बाकी जितने एटम्स होते हैं, अदर एटम्स, उन सबों का 50 से 200 पिकोमीटर के रेंज का ये सब साइज़ होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन का साइज़ इससे तो काफ़ी छोटा है, ये सब 50 से 200 है और ये काफ़ी छोटा है 50 से। तो ये बिल्कुल यूनिक बिहेवियर है हाइड्रोजन का। कुल मिलाकर के ये हुआ, लोगों ने डिसाइड किया हाइड्रोजन को ना तो ग्रुप 1 में रखेंगे, ना हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में रखेंगे, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल से बाहर रख देते हैं। अगर आप NCERT में चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ेंगे तो आपको हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा। पीरियोडिक टेबल जो NCERT बुक में आपके पास है उसमें हाइड्रोजन आपको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को सबसे अच्छे जगह पे अगर देखें तो कहाँ है, तो वो पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट जगह पे रखा हुआ है। वो किसी भी ग्रुप में नहीं है, ना तो ग्रुप 1 में है ना तो ग्रुप 17 में है। वैसे जस्टिफाई करते हैं कि ग्रुप 1 में भी रखा जा सकता है, ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है। और तीसरा व्यू पॉइंट हुआ कि हाइड्रोजन को किसी भी जगह नहीं रखना चाहिए, पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में नहीं रखना चाहिए, ये इसका कोई घर नहीं है, ये एक आवारा एलिमेंट है। सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हाइड्रोजन का ऑकरेंस, हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है। तो आपने हाइड्रोजन से भरा हुआ बैलून देखा होगा, जैसे ही छूटता है हम लोगों के हाथ से ऊपर चला जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है सो हवा से, हम लोगों का जो एटमॉस्फेयर में एयर का कॉम्पोजिशन है उससे काफ़ी लाइटर होता है। इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट्स हम लोगों के पास है उन सबों में हाइड्रोजन का डेंसिटी सबसे कम होता है। तो हाइड्रोजन काफ़ी हल्के होने की वजह से हम लोगों के एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। और इस हिसाब से आप देखें तो हाइड्रोजन हम लोगों के एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूनिवर्स में अगर हम लोग चेक करें तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन 70% पाया जाता है। ये कैसे हम लोग कहें तो हम लोगों के एटमॉस्फेयर में, हम लोगों के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, लेकिन यूनिवर्स का जो है सो ये 70% मास बनाता है। जितने स्टार्स हैं या फिर कुछ हम लोगों के सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट्स है उसमें हाइड्रोजन गैस अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है। सूरज में आप जानते होंगे कि सूरज में न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होते रहता है, दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं, एक बड़े से एटम में कन्वर्ट होता है वो, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड, और वही जो है सो सूरज में गर्मी आपको यहाँ से महसूस होता है। तो ऑकरेंस में हम लोग कहेंगे कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में नेग्लिजिबल है, यूनिवर्स का 70% मास जो है सो हाइड्रोजन से बना हुआ है। दूसरी बात, हम लोगों के यहाँ जो है सो कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन पाया जाता है। कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में तो अर्थ पे भी बहुत सारा पाया जाता है। इवन अर्थ पे ही हम लोगों को अपने जो सोलर सिस्टम है या फिर जो आसपास का जो बहुत सारा गैलेक्सी में प्लैनेट्स है उन सबों पे काम करते हैं तो पता चलता है कि यहीं पे पानी है, और पानी को हम लोग कह देते हैं कि ये लाइफ का जो है सो सोर्स है, इस वजह से जल ही जीवन है भी हम लोग कह देते हैं। तो ये ऑकरेंस हुआ। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों के पास है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पता होगा, आइसोटोप्स कहते हैं वैसे स्पीसीज़ जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है सो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स अगर हम लोग देखें तो 3 आइसोटोप कहते हैं कि होता है। एक को कहेंगे कि H, जिसका मास भी 1 और जिसका एटॉमिक नंबर भी 1।
दूसरा आइसोटोप होता है H जिसका मास 2 और एटॉमिक नंबर 1, और तीसरा आइसोटोप होता है जिसका मास 3 और एटॉमिक नंबर 1। इसको हम लोग कह देते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्रीटियम। तो ये 3 आइसोटोप है। T से डिनोट कर देते हैं इसको, D से डिनोट कर देते हैं इसको, H से ही डिनोट करते हैं। अब सब में अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ से मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो 1, प्रोटॉन 1, और इसमें न्यूट्रॉन भी 1 होता है, 2 - 1 करेंगे तो ये 1 आएगा। इसमें अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन इसमें 2 हो जाता है। यहीं पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर किसी एटम में n/p रेशियो, दैट इज़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से बड़ा होगा तो वो एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव होता है। और यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर देखें तो 2/1, 2 है, 1.5 से काफ़ी बड़ा, तो ये रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन इसमें से क्या है कि अल्फ़ा एमिशन नहीं होता है, अल्फ़ा एमिशन इज़ नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव होता है, बट उस आइसोटोप्स में से अल्फ़ा एमिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा का खुद का मास 4 mu होता है और ये टोटल ट्रीटियम का मास कितना है, 3 है। तो 3 में से 4 कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता है। इस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि ट्रीटियम में से अल्फ़ा एमिशन नहीं होगा, गामा एमिशन हो सकता है, बीटा हो सकता है, बट अल्फ़ा नहीं हो सकता है। तो ये जो है सो 3 हम लोगों के पास आइसोटोप्स है। इसी में एक चीज़ और हम लोग पढ़ लेंगे, उसको कहते हैं आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। आइसोटोपिक इफ़ेक्ट का खास बात क्या है कि ये मेनली हाइड्रोजन में ही देखने को मिलता है। आइसोटोपिक इफ़ेक्ट क्या है, तो ये हाइड्रोजन में ही देखने को मिलता है। जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, तो इसका मास 1, इसका मास 2 और इसका मास 3। तो यहाँ 1 से अगर 2 देखें तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ 1 से अगर देखें तो ये 3 हो गया, कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। जनरली आपके पास जो आइसोटोप्स हैं अदर एटम्स के, जैसे कार्बन का 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। तो 12 से 13 हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो दुगुना हो गया है, या 12 से 14 हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो 3 गुना हो गया है। तो यहाँ मास में इंक्रीज़ है लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। रेशियो निकाले हैं इंक्रीज़ का, तो उतना ज़्यादा नहीं है जितना हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम का है या हाइड्रोजन से ट्रीटियम का है। तो ये जो मास में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, इस इंक्रीज़ की वजह से इन तीनों के प्रॉपर्टी में काफ़ी डिफरेंस होता है। किस चीज़ का, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का। ये बाकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों आइसोटोप्स के लिए सेम होगा, लेकिन जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। किसके लिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का अलग अलग आइसोटोप्स का रिएक्टिविटी अलग अलग होगा। इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, उससे कम इसका रिएक्टिविटी, और उससे कम इसका रिएक्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि इन सबों का मास में काफ़ी चेंज हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। तो ये सारा था हम लोगों का हाइड्रोजन का आइसोटोप्स के बारे में। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एलोट्रॉप्स पता होगा कि एक ही एलिमेंट जब डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ उसका केमिकल फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप सबसे फेमस आपको पता है, एग्जांपल ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, बकमिंस्टर फुलेरीन होता है। वैसे ही हाइड्रोजन का 2 एलोट्रॉप होता है, एक को कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और एक को कहते हैं पारा हाइड्रोजन। और ये एटम्स के लिए नहीं, मॉलिक्यूल के लिए होता है। इसको हम लोग आइसोमर्स भी कहते हैं। ऑर्थो हाइड्रोजन में बताया गया कि जैसे 2 हाइड्रोजन एटम है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्पिन दोनों का जो है सो सेम होगा, या तो दोनों क्लॉकवाइज घूमेगा या दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो उस आइसोटोप को हम लोग कहें, उस एलोट्रॉप को हम लोग कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है और दूसरा वाला जो है सो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस तरह का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा उसको कहेंगे पारा हाइड्रोजन। इसमें हम लोग लिखेंगे कि न्यूक्लियर स्पिन इज सेम, न्यूक्लियर स्पिन इज सेम। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इसमें जो है सो अपोजिट न्यूक्लियर स्पिन होगा। इसका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो अपोजिट होगा। एक अगर देखें तो क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों में
डिफरेंस है। अगर हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को थोड़ा सा देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जो दो एलोट्रॉप होता है ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पारा हाइड्रोजन, तो पहला है कि ऑर्थो हाइड्रोजन का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होता है, हायर इंटरनल एनर्जी होगा ऑर्थो हाइड्रोजन का। क्यों होगा? क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोजन में कह रहे थे कि जो दोनों प्रोटॉन्स होता है उसका न्यूक्लियर स्पिन सेम होता है, तो अगर ये +½ है और ये भी +½ है तो दोनों मिला करके हो जाएगा 1। बट इन केस ऑफ पारा हाइड्रोजन एक जो प्रोटॉन था उसका न्यूक्लियर स्पिन था क्लॉकवाइज, तो ये होगा +½ और दूसरा प्रोटॉन था उसका जो न्यूक्लियर स्पिन था वो था -½ तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा 0। इसलिए पारा हाइड्रोजन का इंटरनल एनर्जी कम होता है। ऑर्थो हाइड्रोजन के बारे में जाने हम लोग स्टेबिलिटी, तो कहते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है और पारा हाइड्रोजन कम स्टेबल होता है। मतलब अगर पारा हाइड्रोजन को हम लोग छोड़ दें तो वो खुद से ऑर्थो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होते रहता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन हो तब उसमें ऑर्थो हाइड्रोजन का परसेंटेज 0 होगा और पारा हाइड्रोजन का परसेंटेज 100 होगा। और रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग बात करें, रूम टेम्परेचर दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो हाइड्रोजन 75% होगा और पारा हाइड्रोजन 25% होता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं जो ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जिसमें पहला है फ्रॉम वाटर। पानी के साथ 3 डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन होगा, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन होगा। कुछ मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो ठंडे पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कुछ उससे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो वो थोड़े से गर्म पानी के साथ रिएक्शन, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ स्टीम में, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तब उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो उसका लिस्ट हम लोगों के पास जो है सो यहाँ पर है, जो कि एलिमेंट यहाँ पर हम लोगों के पास दिख रहा है, जैसे लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और सोडियम। ये सब जो मेटल है ये सब ठंडा पानी के साथ H2O जो कोल्ड रहेगा उसके साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक और क्रोमियम है। ये सब जो है सो हॉट वाटर के साथ जो है सो रिएक्शन करके, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा। और फिर इधर सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स जो है सो आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन और लीड है। ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। और ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, हाइड्रोजन के ऊपर का मेटल्स का ये लिस्ट है। ये अगर आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप हाइड्रोजन किस मेटल्स के साथ किस तरीके से प्रोड्यूस होगा वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम है, तो यहाँ पे हम सोडियम के बारे में लिख दें कि सोडियम प्लस वाटर NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। दूसरा था जैसे एल्युमिनियम या जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं तो एल्युमिनियम प्लस वाटर, तो ये जो है सो ठंडा पानी रहेगा, लेकिन ये हम लोगों को गर्म पानी लेना पड़ेगा, हॉट वाटर लेना पड़ेगा। तो ये बनाएगा AlOH3 प्लस हाइड्रोजन। और स्टीम के साथ अगर हम लोग देखें तो जैसे आयरन है Fe, तो ये वाटर जो है सो स्टीम में कन्वर्टेड है, तब हीट करने पर रिएक्शन करेगा, ये बनाता है FeOH3, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। आगे हम लोग देखें कि जो स्टीम के साथ है आयरन, कैडमियम, ये सब मेटल कैसे रिएक्शन करेगा, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। आयरन प्लस H2O स्टीम के फॉर्म में है, H2O गैस होगा, तो ये रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पानी डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट कंडीशन में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन बनाने का जो सेकेंड मेथड हम लोगों के पास है वो है फ्रॉम एसिड्स। एसिड्स के साथ हाइड्रोजन बनाने का ये सबसे फेमस मेथड है। जैसे जिंक है तो ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और यहाँ ध्यान में रखना होगा कि ये जो है सो जिंक का पाउडर होना चाहिए। तो जिंक का पाउडर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बनाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस।
या फिर अगर हम लोग आयरन लें तो आयरन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ सवाल एक बार पूछा गया कि इस रिएक्शन में FeCl3 बन सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं, FeCl3 नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2 है, और अगर FeCl3 बनना होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, जो कि इसको कब बनाया जा सकता है, इसको ऑक्सीडाइज करके, और हाइड्रोजन इसके बगल में है तो वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, चूँकि हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इस प्रोडक्ट में हम लोगों का FeCl2 ही फिक्स होगा, FeCl3 नहीं बन सकता है। तो इस तरह से मेटल्स का रिएक्शन जब आप एसिड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होता है। प्रिपरेशन का अगला मेथड है हम लोगों के पास फ्रॉम अल्कलीज। तो अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट होना चाहिए, सब जगह जो है सो हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके Na2BeO2 बनाता है, जिसको कहते हैं सोडियम बेरिलेट, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्युमिनियम हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन के बनाता है Na2AlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जिंक हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग अल्कली की मदद से भी हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं। अगला है हम लोगों के पास लेबोरेटरी मेथड, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का लेबोरेटरी मेथड कैसे करते हैं। तो ये बड़ा फेमस मेथड है कि ग्रैन्युलेटेड जिंक डाइल्यूट H2SO4 या एक्वस H2SO4 के उसके साथ रिएक्शन करके बनाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और दूसरा कि जिंक का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाएंगे तो भी बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, बनेगा इधर Na2ZnO2, ये इधर Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दोनों मेथड हम लोगों के पास लैब मेथड में गिना जाता है। प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन बनाने का ये सब मेथड है हम लोगों के पास, जिसमें पहला है लिथियम हाइड्राइड या कैल्शियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके LiOH प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ये प्योर हाइड्रोजन होगा। दूसरा है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिथ प्लस वाटर, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर एक मेथड है जिसको कहते हैं यूनोज मेथड। यूनोज मेथड में एल्यूमिनियम प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करवाते हैं तो पोटासियम एल्यूमिनेट और फिर ये हाइड्रोजन गैस बनता है। ये वाला जो हाइड्रोलिथ वाला मेथड है, ये वाला हाइड्रोजन आप याद रखेंगे कि जो बैलून जो आप बाज़ार में देखते हैं कि हाइड्रोजन से भरा हुआ बैलून बिकता है, तो बैलून वाला इस मेथड से हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर है हम लोगों के पास एक प्योर मेथड, प्योर हाइड्रोजन बनाने का मेथड। सोडियम और लीड का एक एलॉय होता है जिसको हाइड्रोन कहते हैं। यहाँ सिर्फ सोडियम लिखा हुआ है बट एक्चुअली वो सोडियम लीड का एलॉय होता है जिसको हाइड्रोन कहते हैं। तो उस एलॉय का रिएक्शन वाटर के साथ जब करवाते हैं तब हम लोगों को हाइड्रोजन मिलता है, वो भी प्योर हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा हम लोगों के पास और भी मेथड है हाइड्रोजन प्योर मेथड बनाने का। एक तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा करके बना सकते हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर H2SO4 से करवाएं तो प्योर हाइड्रोजन बना सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए जब हाइड्रोजन को बनाना है तो उसमें फर्स्ट मेथड हम लोगों के पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें कैथोड हम लोग बनाते हैं आयरन का और एनोड बनाते हैं निकल प्लेटेड आयरन का। वाटर है, वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं। एसिड या बेस या सॉल्ट मिला देने से क्या होगा कि वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। अब वाटर अपने दो आयन में छूटा H+ और OH-, तो हम लोगों को पता है कि एनोड और कैथोड पर क्या होने वाला है। कैथोड होता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो इस पर ये पॉजिटिव आयन जाएगा तो H+ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये रिड्यूस हो करके H में बदल जाएगा और दो H जो है सो आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो इस तरह से कैथोड पर हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन का अगला मेथड हम लोगों के पास है, उसको कहते हैं लेंस प्रोसेस। इसमें आयरन को पहले हम लोग स्टीम के साथ 1073 केल्विन है तो स्टीम होगा H2O, तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन मिलता है। अब हम लोग Fe3O4 को फिर से यूज़ करना चाहते हैं अगर, तो Fe3O4 का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे वाटर गैस के साथ। ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस।
तो ये वाटर गैस में Fe3O4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आयरन में रिड्यूस हो जाता है और वाटर मिलता है। इधर Fe3O4 जो है सो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिड्यूस हो सकता है, तो फिर से आयरन मिलता है। तो ये पहला मेथड है जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा मेथड है जिसमें कि रिडक्शन होता है। मेन रिएक्शन यही है कि आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेंस प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन का थर्ड मेथड हम लोग के पास है बॉस प्रोसेस। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग कार्बन में मतलब कि कोक होता है, कोयला होता है, कोक का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाते हैं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 1270 केल्विन पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है। इसको हम लोग कह देते हैं वाटर गैस। वाटर गैस के बारे में जान लीजिए कि इसको हम लोग सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मदद से बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मिथाइल अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल या फिर और भी मिथेनल अल्डिहाइड में ये सब प्रिपेयर किया जाता है। चूँकि और भी अदर कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक के हैं उसको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इसको सिंथेसिस गैस या सिन गैस कहते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिक्सचर मिलता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, उसको वहाँ से सेपरेट भी करना है और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। तो सेकेंड स्टेप बताया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर वेपर के साथ अगर आप आयरन क्रोमेट FeCrO4 कैटलिस्ट के साथ 673 केल्विन पर रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन आपको मिलेगा। तो ये जो पहला वाला रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। और ये जो दूसरा वाला रिएक्शन है, इस दूसरे वाले रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है IIT में कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन या कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन को कैसे आप पहचानते हैं। तो ध्यान में रखना होगा, ये प्रोसेस कहलाता है बॉस प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में वाटर गैस बनता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन का अगला मेथड हम लोगों के पास है कि किसी भी अल्केन का रिएक्शन अगर आप वाटर वेपर स्टीम के साथ करवाते हैं 1270 केल्विन निकल के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। ये है CnH2n+2 अल्केन का फॉर्मूला होता है। और n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं तो n मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड और 2n+1 हाइड्रोजन मिलेगा। ये रिएक्शन बैलेंस्ड करके आपको मिल जाता है। जैसे CH4 अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो CH4 प्लस H2O 1270 केल्विन पर निकल के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये सब हम लोगों के पास मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन का मेथड्स है।